ठीक है बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है हमारा कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया, पार्ट 5 में ही है। अभी हम पार्ट 5 की बात कर रहे हैं और पार्ट 5 का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा पार्ट 5 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 5 का लास्ट टॉपिक हमारा कैग है। ठीक, तो कैग क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जर्नल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ठीक, कैग क्या होता है, इनके बारे में हम जर्नल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इट मीन्स ये क्या करेंगे, खर्चे जो भी होते हैं हमारे उसमें उनका लेखा जोखा करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं एक तरीके से। अकाउंटेंट बट हायर लेवल के होते हैं। ठीक है, इनसे ऊपर कोई भी नहीं होता है। एट प्रेजेंट हमारे कौन है, ठीक है, के संजीव मूर्ति। ठीक है, के संजीव मूर्ति जो हैं वो एट प्रेजेंट है और इन्होंने पिछले महीने ही ओथ ली है। ठीक है, पिछले महीने ही ये अपॉइंट हुए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक, पिछले महीने ही इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। ठीक है, नवंबर 21, 2014 को। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात। और हमेशा ये क्या होते हैं, ये जो ओल्डेस्ट बैच होते हैं ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, खासकर आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, वो ही बनाए जाते हैं। तो ये कौन से कैडर के हैं, 1989 कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं ये। ठीक है, ठीक, ये आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं जो हायर रैंक के हो जाते हैं, मैंने बताया था जैसे कि आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया था जो ऑलमोस्ट किसके अंडर होता है, प्रेसिडेंट के अंडर होता है। बट प्रेसिडेंट उनमें से पैसा निकालते हैं, कौन निकालता है, वो सब फाइनेंस सेक्रेटरी होता है वहाँ पे। तो वो फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बनता है, वही जो हमारे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पुराने आईएएस कैडर के जो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट कौन हमारे के संजय मूर्ति हैं। इन्होंने अभी रिसेंट में ही यहाँ से क्या लिया है, पदभार को संभाला है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, अब हम कैग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट आपको पता लग गया। और सबसे पहले कौन से थे, सबसे पहले कौन थे, मैंने बताया था कि हमेशा क्वेश्चंस आता है एट प्रेजेंट से आएगा या सबसे पहले आएगा, या उन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड लेवल का काम किया हो, चर्चा में रहे हो वो, या उनसे क्वेश्चंस आता है। तो पहले कौन से थे, वी नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव 1948 से लेके 1954 तक उनका टर्म था। ठीक, चलो ये आपको पता लग गया पहले, और एट प्रेजेंट आपको पता लग गया। अब आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म हम कैग बोल देते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। ठीक, अब इन बात से आपको क्या पता लग रहा है, कंट्रोलर का मतलब तो कंट्रोल करने वाला हो गया ना, नियंत्रक हो गया। बट यहाँ पे ना इसका नाम दिया गया, हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है इनको कंट्रोल करने की। ठीक है, ये चीज आप समझिए कि जो कंट्रोलर है यानी कि नियंत्रक, नियंत्रक बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ ऐसे लिखा जाता है नियंत्रक, मैंने आधा न लगा दिया, ऊपर बिंदी नहीं आएगी। ठीक, नियंत्रक जो होते हैं कंट्रोल करने वाले होते हैं। ठीक है, कंट्रोलर होते हैं वो। कंट्रोल किसको करेंगे, हमेशा ये लेखा जोखा करेंगे, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड होगा, पैसे से रिलेटेड होगा, है ना। फाइनेंस यानी कि पैसे से रिलेटेड होगा, कितना पैसा कहाँ गया है, ठीक है, उसको ठीक ढंग से खर्च किया गया, कोई घोटाला तो नहीं हो, उसकी जांच करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर देते हैं अपनी हायर अथॉरिटी को। वो आगे देखेंगे किसको देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो कंट्रोलर वर्ड है ना, वो यहाँ पे इनको दिया गया है, बट इनके पास कंट्रोल करने की पावर नहीं होती। समझे इस चीज को, इस चीज को इस तरीके से समझिए कि मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, पैसा कहाँ खर्च करना है, यहाँ करो जी, यहाँ करो जी, यहाँ करो जी, ऐसे पर्टिकुलर बताते हैं ना कि ये मैनेजमेंट होता है फाइनेंशियल। बट हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया है कैग, उनके पास ये पावर नहीं होती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पावर नहीं होती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर नहीं होती। उनके पास सिर्फ उनकी ऑडिटिंग की पावर होती है, उनकी लेखा, उन्होंने जो भी काम किया है, जो अकाउंटिंग हुई है हमारी अब तक,
उसको देखना, उसको परखना और एक बैलेंस शीट को तैयार करना कि जितना पैसा रिलीज किया गया, मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने अपनी फील्ड में काम करने के लिए बच्चों 2000 करोड़ रुपए मांग लिए, ठीक, दे भी दिए, सैंक्शन कर दिए गए, तो क्या इन 2000 करोड़ जो रुपए उन्होंने खर्च किए हैं पर्टिकुलर उसके लिए मांगे थे ना प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो खर्च हुए हैं? क्या इसमें घोटाला तो नहीं हुआ? ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लगे, कम तो नहीं लगे? इन सब चीज़ों को ऑडिट करेंगे, ठीक है, ऑडिट करेंगे। यहाँ पे ऑडिटर्स का काम यही होता है, इनको ऑडिट करेंगे। ठीक, समझ में आई बात है? समझ में आ गई? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर लिख दिया है, पार्ट 5 में है। ठीक, कहाँ से लिया है हमने ये? ब्रिटेन से, ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ पे तभी पहला बना था, उसका नाम कुछ और था। ठीक है, जब हम क्या थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो जब ब्रिटिश रूल था तो पहले इसको बनाया गया था 1816 में। ठीक है, सबसे पहले 1860 में बनाया गया था, 1860 में बनाया गया था, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखा गया था? द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड एडिटिंग फंक्शंस। क्या लिखा गया था? इसको लिख लीजिए, द गवर्नमेंट, बोल रही हूं मैं, द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड एडिटिंग फंक्शंस। ठीक है, ये नाम था, जिसको बाद में बदल के हमने 1950 में 1950 में क्या कर दिया है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। तो अगर आपको फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? 1860, 1860। समझ गए ये सब चीजें आप? चलो, ये सब समझ गए। पूरी वित्तीय प्रणाली, फाइनेंस प्रणाली को ये क्या करेगा? उसको ऑडिट करेंगे। ठीक, तो इसको बोला गया है, दिस इज द रीजन वाई बी आर अम्बेडकर सेड दैट द कैग शैल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, बुलवॉक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यानी कि ब्रिज की तरह काम करता है, एक बांध की तरह काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे और बीच में नदी पड़ रही है तो ब्रिज का यूज करोगे, ठीक है, या अभी वो चल रहा है फ्लाईओवर टाइप से, जो फ्लाईओवर नहीं, जो आपके ये नेशनल हाईवेज होते हैं तो उन पे जो फुट ओवर ब्रिज बना देते हैं, तो ये ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज की तरह कैसे काम करेगा? देखो, अगर आपने पैसा खर्च किया बट उस पैसे का आपने हिसाब किताब ही नहीं रखा, 1 साल 2 साल आप खींच जाओगे, बट लॉन्ग टाइम तक के लिए आप सर्वाइव नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है उन्होंने? डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ना अदर बीइंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला कौन है? कैग है, उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर इलेक्शंस कमीशन और फिर यूपीएससी आता है। ठीक ठीक, समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्यों लिया? सुप्रीम कोर्ट तो जुरिडिक्शन में है, बट क्यों? क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सप्लेन करता है। ठीक, एक्सप्लेन करता है। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, बट उसको एक्सप्लेन करने की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, ये हमारे जो कैग हैं हमारे, ये हमारे कौन से पार्ट में है भाई? पार्ट 5 में है। और कौन से कौन से आर्टिकल तक हैं ये? ठीक है, 148 से लेके 151 तक। आर्टिकल 148 से लेके 151 तक ये हमारे काम करते हैं। ठीक, ये 4 आर्टिकल्स जो हैं वो कवर करते हैं हमारे कैग को। ठीक, समझ में आ गया? कंट्रोल करने की पावर नहीं होती, मैनेजमेंट की पावर नहीं होती, बट हाँ, जो पैसा खर्च किया जा रहा है, अभी बताएंगे कौन सा पैसा खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, क्या पावर्स होती है, किस तरीके, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। ठीक, बट ऑडिट करने की पावर इनके पास होती है। ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक, समझ में आई? एक तरीके से क्या करते हैं, ये बुक कीपिंग करते हैं। जिन बच्चों ने अकाउंट्स की होगी उनको पता होगा बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, बुक कीपिंग करने का मतलब क्या होता है कि अकाउंट जो खर्च हुआ है, जो आया है, ठीक है, जो रिवेन्यू आया है, जो हमने एक्सपेंड किया है, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया है जिसका, उसको एक्सप्लेन करते हैं वो। ठीक है, और एक फाइनल बैलेंस शीट बना के देते हैं कि जितना खर्चा किया है हमने
और इतना हमें रिवेन्यू आया है। ऑडिट करना, ऑडिट का मतलब तो जानते हो ना, जांच पड़ताल करना, परख करना किसी भी चीज़ की। एक टर्म होता है ना कंपनी में, सुनते हो, ऑडिट है, ऑडिट है। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितना माल है इस टाइम पे, कितना आपने सेल किया, ठीक, उस चीज़ को देखना। स्टॉक में अभी क्या है, किस चीज़ में हम मैं कंपनी की बात बता रही हूँ, किस चीज़ में हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक, किस चीज़ में हम पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं पर प्रॉफिट कम हो रहा है। ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, उस चीज़ को परखना, जांचना, ठीक, ये समझ में आ गई। अब जो पहला आर्टिकल है इसका 148, वो हमारे कैग को बताता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया नाम की एक पोस्ट है, वो हमारी किस में है, 148 में है, ठीक। 149 क्या बोलता है, इसकी ड्यूटीज बताता है, कार्य बताता है। लिख लीजिए चारों के चारों आर्टिकल्स, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 148 में क्या होगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया होते हैं, और 149 में क्या हो गया, ड्यूटी एंड द पावर ऑफ कैग, ठीक, ड्यूटी एंड पावर, कर्तव्य और शक्तियां ऑफ कैग, ठीक। 150 में क्या होगा, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, फॉर्म FORM, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट। कैसे कैसे, यूनियन से, यूटी से और स्टेट से ये अकाउंट्स को देखेंगे, वो सब 150 के अंदर होता है। और 151 के अंदर इनकी क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट्स, जो ये रिपोर्ट्स बनाते हैं उसका प्रोसीजर और किसको देते हैं, वो सब समझ में आ गई। ये 4 आर्टिकल्स हैं बस। अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक। भीमराव अंबेडकर ने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई हमने खर्च तो कर दिया, बट उस खर्च को देखने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक। तो ये हायर अथॉरिटी होती है। अपॉइंटमेंट एंड टर्म, अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक, अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं इनका, ठीक है। ए वारंट अंडर हिज एंड सील, एक सिग्नेचर के साथ होता है और वारंट के साथ होता है। द कैग बिफोर टेकिंग ओवर हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब्स बिफोर द प्रेसिडेंट एंड ओथ एंड अफर्मेशंस, ओथ भी वही दिलवाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या होगा, कौन कौन सी ओथ्स होती हैं उनकी, ये सब ओथ्स लिखी हुई हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रू फेथ करेंगे, ठीक है, सच्ची निष्ठा रखेंगे, प्रतिष्ठा रखेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे, सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे, ठीक है, अखंडता को बनाए रखेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, द ड्यूटी ऑफ फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट, ठीक है। उसमें क्या बोला कि ना तो बिना किसी भय के, पक्षपात के, किसी दबाव में आके हम काम नहीं करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये सब ओथ्स एंड अफर्मेशंस है, ये हर किसी की सेम सेम सी होती हैं, बट कैग की फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है इसलिए थोड़ा सा उन्होंने क्या लिख दिया कि नॉलेज एंड जजमेंट जो भी दूंगा मैं अपना, फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फेयर और फेवर, किसी का मैं पक्ष नहीं लूंगा, किसी से मैं डरूंगा नहीं, ठीक, अपनी विवेक से काम करूंगा, ठीक, इस तरीके से। और क्या करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ के अकॉर्डिंग काम को करूंगा, कानूनों को बना के करूंगा, कानून को तोड़ूंगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसका टाइम सुनिए, टेन्योर कितना होता है, 2 टेन्योर होते हैं बच्चों इनके, 6 ईयर, ठीक है, या तो 6 साल के लिए आएंगे, 6 ईयर्स के लिए आएंगे, या और है ये, या इनकी 65 ईयर कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो हमारे जजेस जो होते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो 65 ईयर पे रिटायर होते थे, चाहे 2 साल का कार्यकाल हुआ है चाहे 3 साल का हुआ है, 65 के हो गए तो आप रिटायर्ड हो जाओगे। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आप मैक्सिमम 6 साल तक रह सकते हो, यानी कि मान लीजिए आपकी एज आज 50 ईयर है और आप कैग बना दिए गए हो, तो आप 56 पे आपको वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अपॉइंट होते हैं ये, इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक। कोई भी सीनियर IAS कैडर के अधिकारी को कैग बना दिया जाता है, ठीक, समझ में आई। अब IAS अधिकारी क्यों बनते हैं, IPS क्यों नहीं बनते इसमें, क्योंकि IAS ही क्या करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं,
है ना। प्रशासनिक कार्य में काम कौन करता है, आईएएस। और आईपीएस किस में काम करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट ही अलग हो जाता है, ठीक, इसलिए आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक। या फिर मान लीजिए 56 में उनको हटना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कैग बना 63 एज में, कि उनकी एज 63 हो रही है, तो 6 साल का तो टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना, 2 साल बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक। चलो इसके बाद या नहीं, इसमें भी मैं वही चीज बता रही हूँ कि कैग में क्या एक्सेप्शनल है अलग चीजों। अब आप ये सब समझिए, 2 चीजें आपने पता कर ली, ठीक है। उनका पद कब वैकेंट होगा, या तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को वो अपना रिजाइन दे देंगे, या उनको ऐसे ही हटाया जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है उसी प्रोसीजर से, और वो प्रोसीजर हमारा कहाँ लिखा होता है, पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीजर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर है, सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसी मैनर से इनको भी हटाया जा सकता है इनके टाइम के बीच में, ठीक। या प्रेसिडेंट को ही अपना रिजाइन दे दे, ठीक। अब वही मैनर कौन सा मैनर है कि जो है रिजोल्यूशन पास्ड होना चाहिए इफेक्ट बाय द बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी। और मैंने बताया था कि जज को हम किन 2 उस पे इम्पीचमेंट करते हैं, उनका एक मिसबिहेव या इनकैपेसिटी, सेम यही 2 ग्राउंड भी यहाँ पे होंगे कि कोई या तो उन्होंने इनकैपेसिटी उनके अंदर आई है या उन्होंने मिसबिहेव किया है, वो प्रूव्ड हो जाता है। समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया, और कितने टाइम के लिए रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस, अच्छा इंडिपेंडेंस मतलब कि क्या होता है, आज़ादी टाइप से, कि किस किस चीज़ में वो इंडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस वो किस किस चीज़ में होते हैं, ठीक। देखो एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, जो हमारे कैग होते हैं ना, आपको पता है कि जो भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली जो पोस्ट होती हैं उस पे वो खाली नहीं रहती हैं, होता है ना ऐसी। हमने अभी पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट की सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है, रिजाइन कर दिया उन्होंने, ठीक है, या उनकी डेथ हो गई, तो उनकी पोस्ट पे कौन आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है। अगर लोकसभा में स्पीकर की सीट वैकेंट है तो वहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर आ जाते हैं, ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे। अगर राज्यसभा में, ये लोकसभा की बात है और ये राज्यसभा की बात है, अगर राज्यसभा में चेयरपर्सन जो है वो क्या है, नहीं है, अब्सेंट है, रिजाइन कर दिया, कुछ भी हो गया है, तो यहाँ पे डिप्यूटी जो चेयरपर्सन होंगे हमारे वो आ जाएंगे। यानी कि आपको पता है ना कि कोई भी टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती है वो कभी भी वैकेंट नहीं रहती है। बट अगर कैग की कंडीशंस में ये हो जाए, कैग में ये हो जाए, ठीक, कैग में क्या हो जाए, या तो वो रिजाइन कर दे या उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा रहा है, तो कैग की जगह पे कोई भी नहीं आएगा, ठीक, कैग की जगह पे कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं का, यानी कि कोई कह दे कि भाई चल किसी मिनिस्टर को बना देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम फाइनेंस मिनिस्टर को ही अपॉइंट कर देते हैं, भाई वो भी तो जान रहे हैं ना लेखा जोखा सारा, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, सब जान रहे हैं। या किसी एमएलए को बना देते हैं, ठीक है, या किसी एमपी को बना देते हैं, ठीक है, या कोई भी और आईएएस अधिकारी जो हैं उनको बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होंगी, तो ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होती। अगर कैग जो है वो रिज़ाइन करता है या उनकी सीट वोकेंट होती है तो उसकी जगह पे नए कैग को ही अपॉइंट किया जाएगा, कोई ऐसे नहीं है कि उनकी सीट कुछ टाइम के लिए कोई और ले ले आके, ठीक। बीमार भी हो जाएंगे तो उनको बोला जाएगा कि या तो आप वैसे काम कीजिए, अपने अंडर रह के काम कीजिए, नहीं तो आप रिज़ाइन दीजिए और आपकी जगह पे हम कोई भी दूसरा कैग लेके आएंगे, अपॉइंट करेंगे। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि बेटा पैसे से रिलेटेड मामला है, पैसे से रिलेटेड मामला, पैसा इससे रिलेटेड मामला है, ऐसे किसी को भी सौंपा नहीं जा सकता।
फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों नहीं कैग की पोस्ट पे थोड़े टाइम के लिए बैठा दिया जाता है? क्योंकि वही तो सारा लेन देन कर रहे हैं। वो प्योरिटी कैसे आएगी फिर? समझ में आ गया? ठीक है, तो कैग की जगह पे नया ही अपॉइंट हो गया। जैसे कुछ टाइम के लिए ले आते हैं ना, प्रेसिडेंट एकदम से एक्सपायर हो गए या एकदम से रिजाइन डाल दिया तो तुरंत ले आएंगे, फिर इलेक्शन करा लेंगे उनका बाद में, कुछ टाइम के लिए। ऐसे ही होता है। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर संभाल लेते। तो ऐसा अगर कैग नहीं है ना तो कोई दूसरा नहीं संभालेगा, दूसरा कैग ही अपॉइंट करेंगे, और वो बहुत ही जल्दी करना होता है। ठीक, समझ में आ गया? ये सब चीजें हैं। अपॉइंट इसके द्वारा किया जाता है, रिमूवल आप समझ गए कैसे किया जाता है, टाइम पीरियड आप समझ गए कैसे किया जाता है। ठीक है तो इसके आगे क्या बात है अभी ना मैं आपको इसमें स्लाइड्स में बाद में लेके चलूंगी, पहले हम समझ लेते हैं। वही सारे काम आगे स्लाइड्स में लिखे हैं, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। अब कैग का काम क्या है? कैग का काम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कंट्रोल करना नहीं होता, मैनेज करना नहीं होता, सिर्फ ऑडिटिंग करना होता है। ठीक है, सिर्फ ऑडिटिंग करना होता है। अब ये ऑडिट तो कर लेंगे हर चीज को, ऑडिट किस किस को करेंगे, किस किस की ऑडिटिंग करेंगे? भाई हम बोल रहे हैं, हम कैग की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैग की बात कर रहे हैं। कैग क्या करता है? मेन काम क्या है कैग का? क्या काम है मेन? एग नहीं, सॉरी, कैग का ठीक है, एग कैग एक जैसे ही हो गए। ठीक है, तो ऑडिटिंग करना है। ठीक है, ऑडिटिंग करना है, यही काम है ना, ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग किस चीज की करेंगे? 3 तरह की ऑडिटिंग करते हैं बच्चों ये। ठीक है, 3 तरह की ऑडिटिंग करते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल हो गया हमारा। ये ऑडिटिंग जो है ये 3 तरह की करेंगे। एक होगा एप्रोप्रिएशन बिल हमारा। एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? ठीक है, इस बिल के बारे में समझिए। आप दोबारा से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाइए। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ जाइए, जो हमारा किस में है? आर्टिकल 266 के 1 में है ना? ऐसे ही है। ठीक, आर्टिकल 266 के 1 में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है। बताया मैंने आपको कि कितना पैसा आया और कितना पैसा आया। अच्छा, गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मैं उसी की बात कर रही हूँ, टैक्स, है ना? जो टैक्स है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। ठीक है, टैक्स जो है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है और इसी से गवर्नमेंट हमारी खर्चा करती है। तो उस टैक्स के पैसे को, और ये जो टैक्स है बच्चों वो किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। ठीक है, किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा, ये हमारा पैसा है। अब इस पैसे को क्या करेगी गवर्नमेंट? खर्च कर रही है। तो ये पैसा, खाली मैं टैक्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ से हमें रिवेन्यूज मिलते हैं, हर रिवेन्यूज की वो ऑडिट करते हैं। तो इसका पैसा कैसे कैसे खर्च किया जा रहा है, टैक्स का पैसा कैसे कैसे खर्च किया जा रहा है, उसकी ऑडिटिंग करते हैं। ठीक है, उसकी ऑडिटिंग करते हैं। पहला तो ये हो गया। सेकंड है हमारा फाइनेंस बिल। ठीक है, गला खराब हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बीच में अक्सर अपने आप ही उड़ जाते हैं। फाइनेंस बिल, ठीक है, उसको, उसकी ऑडिटिंग करेंगे। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पीएसयू। अब पीएसयू क्या है बच्चों? ये जो 3 तरह की जो चीजें हैं इसकी ऑडिटिंग करेंगे। भी स्लाइड्स में हम सारा पढ़ लेंगे। हाँ, ठीक है, पीएसयू हमारी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब क्या होता है बताइए? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जिसमें 50% से ज़्यादा पैसा, मोर देन 50%, मोर देन 50% शेयर जो है वो गवर्नमेंट का लगा है किसी भी कंपनी में, वो क्या होती है? पीएसयू हो जाती है। ठीक है, पीएसयू हो जाती है। समझ में आई?
मोर देन 50% पैसा अगर गवर्नमेंट का लगा, यानी कि 51%, 52%, 70%, 63% शेयर होल्डरशिप गवर्नमेंट के पास है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। जैसे महारत्न, मिनी रत्न, आप किस में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। सेल, भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशंस, प्राइवेट पैसा भी लगा है इनमें, यानी कि प्राइवेट पैसा का मतलब हमारा नहीं लगा, उद्योगपति जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, उनका, इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा लगा होता है इनमें, ठीक। बट उसमें मोर देन 50% से ज़्यादा, 51 भी हो सकता है, और बाकी आगे कितना भी हो, वो पैसा अगर गवर्नमेंट का लगा है तो वो पीएसयू में आते हैं। तो ये इस तरीके से 3 तरह के अकाउंट्स को जो है वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। ऑडिट की रिपोर्ट बना दी अब, ठीक है। ऑडिट करने के बाद इन्होंने क्या किया बच्चों, क्या किया, रिपोर्ट बनाई अब, ठीक, रिपोर्ट बना दी, ठीक। अब ये रिपोर्ट कैसे देंगे और किसको देंगे, ठीक। रिपोर्ट जो है ये एक रिपोर्ट, ये 2 तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं। पहली रिपोर्ट हमारी इधर चलेगी और दूसरी रिपोर्ट मेरी इधर चलेगी। पहली रिपोर्ट बनाई इन्होंने किसकी, आपकी बना दी यूनियन और यूटीज की, यूनियन प्लस यूटीज की इन्होंने रिपोर्ट बनाई, यानी कि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उसकी, और यूटीज उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, स्टेट की अलग बनती है। सेकंड रिपोर्ट जो बनती है बच्चों वो मेरी स्टेट की बनेगी, ठीक। वहां पे यूनियन और यूटीज शामिल होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश और सरकार, समझ गए। सरकार मींस जो हमारी इस समय बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसकी जो भी वो खर्चा कर रहे हैं उनकी ऑडिटिंग, प्लस में दिल्ली, पौंडीचेरी, ठीक है, दमन एंड द्वीप, इस तरीके से जो भी हमारी यूटीज हैं सबकी, वो किन को देंगे, ये प्रेसिडेंट को देंगे। अब ये जो रिपोर्ट बनी है इन दोनों की, उनको हम किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को दे दिया, ठीक है, राष्ट्रपति को दे दिया। अब प्रेसिडेंट जो करते हैं, प्रेसिडेंट को देने के बाद प्रेसिडेंट इसको किसको देंगे, पार्लियामेंट को दे देंगे, ठीक है, पार्लियामेंट को दे देंगे। प्रेसिडेंट ने क्या किया, कैग ने अपनी रिपोर्ट, यहाँ पे कैग है भाई, कैग ने अपनी रिपोर्ट यूनियन और यूटीज की दी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने किसको दे दी, पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट में उसको प्रस्तुत कर दिया कि जी ये कैग की रिपोर्ट आई है, आप इसको देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, प्रस्तुत कर दिया। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है ना, ये है या नहीं है, पढ़ाई थी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये। अब ये क्या करेगी, ये इसको चेक करेगी, ठीक है, इसकी जांच करेगी, चेक करेगी इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, समझ गए पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ये इसकी जांच करती है। अब मैंने बताया था कि अगर कभी भी मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया है, अगर किसी बच्चे ने ढंग से पार्लियामेंट को पढ़ा होगा तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं बोलती हूँ, हालांकि ये पेपर में आपको लिखना नहीं है, मैं पहले ही बोलती हूँ, लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में बैठाना है कि अगर प्रेसिडेंट बड़े भाई हैं, क्योंकि वो पूरे देश को संभाल रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब पूरे देश को चलाना, और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट को चलाना, ठीक। तो प्रेसिडेंट अगर वो बड़े भाई हो गए तो यहाँ पे स्टेट में कौन होता है, गवर्नर, याद आ गया, क्या होता है, गवर्नर होता है। तो यहाँ पे वहां पे प्रेसिडेंट को सौंपी थी, यहाँ पे किसको सौंपेंगे, गवर्नर को। वहां पे बिग अथॉरिटी क्या है, बड़ा भाई पार्लियामेंट, तो छोटा भाई स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, विधानसभा इसमें देगा। और जैसे ही वहां पे पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ऐसी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, ठीक है, सेम प्रोसीजर होता है आगे का, ठीक, समझ में आ गया। उधर प्रेसिडेंट को सौंपेंगे यूनियन और यूटी से, स्टेट की गवर्नर को सौंपेंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे, गवर्नर क्या करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत करेंगे,
उधर भी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि हमारी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें वो चेक करती है, और इधर कौन चेक करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इन स्टेट। ठीक है, जैसे कि हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये यूनियन के हैं। 262 में, 2662 में पब्लिक अकाउंट होते हैं। ऐसी स्टेट भी बनाती है अपने अलग। ठीक, तो अगर आपको कंपैरिजन करना है, एक चीज पढ़ के दूसरी चीज को अपने आप ही अंडरस्टूड कर लेना है, तो ये चीज समझ लीजिए कि यूनियन बड़ा भाई और स्टेट छोटा भाई, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। बस एक्सेप्शनल में बच्चों बोलती हूँ, हमेशा हर जगह एक्सेप्शनल तो होते ही हैं, अपवाद तो हर जगह होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शनल क्या मिला कि कोई भी हायर अथॉरिटी जो होती है वो रिटायर्ड होती है, या उसकी जो सीट है वो वैकेंट होती है, उसकी जगह पे तुरंत दूसरा बंदा अपॉइंट कर दिया जाता है, तुरंत ले आते हैं। बट यहाँ पे नहीं किया जाता, यहाँ पे दूसरे को ही अपॉइंट करते हैं उसके टाइम पीरियड के लिए। उसका नया ही टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, या तो 6 साल के लिए आएगा या 65 साल तक रहेगा। ठीक है, जैसा आपको समझ में आ गई। तो कैग का काम बस बच्चों हमारा इतना ही है जितना हमने स्लाइड्स में इसमें समझा। अब देखो स्लाइड क्या कहती है हमारी, ये तो हमारा हो गया था। ठीक, स्लाइड्स क्या बोलती है, ये सब जो अभी मैंने लिखवाया था इंडिपेंडेंस वाला, उसमें एक बार पॉइंट्स पढ़ लीजिए आप, क्योंकि मैंने पॉइंट्स आपको नहीं बताए थे। इंडिपेंडेंस जो है कि हम इंडिपेंडेंस इनको क्यों बनाते हैं, क्यों इनको इतना सेफगार्ड फील कराते हैं। ठीक है, कैग की जो रक्षा है, सेफगार्ड है, उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, इंश्योर कैसे किया जाएगा उनको। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ही इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, है ना सिक्योरिटी। भाई अगर आप बन गए हो तो 6 साल तक आपको कोई नहीं हटा सकता। अगर आप मिसबिहेव या इन कैपेसिटी में नहीं आओगे तो, इन 2 सिनेरियो में अगर आप नहीं इंक्लूड होते हो तो आपको 6 साल तक कोई नहीं हटाएगा, या आप 65 साल की उम्र तक हो जाते हो तो आपको कोई भी नहीं हटाएगा। ही कैन बी रिमूवेबल बाय प्रेसिडेंट, रिमूव भी किए जाएंगे तो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे, और वही सारा अपॉइंटमेंट जैसे कि आपका जज वाला सिस्टम होता है उसी सिस्टम से आप किए जाओगे। ऐसे नहीं है कि बस आपको बोल दिया कि नहीं आप कल से कैग नहीं हो तो आप नहीं हो, नहीं, पूरा इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा से नए कैग को प्रेसिडेंट ही क्या करता है, नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फ्यूचर ऑफिस, फर्दर कोई भी ऑफिस है उनका उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर कैग ने नौकरी कर ली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, तो वो फिर किसी भी स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट में काम नहीं करेंगे। वो अपना प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए उनको कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्यों कारण है, राष्ट्रपति दोबारा से चुन के आ सकते हैं, बिल्कुल, पैसा, सारा भेद पता है उनको, सब कुछ पता है, इसलिए वो ना तो स्टेट में ना यूनियन में किसी भी गवर्नमेंट पद पर काम नहीं करेंगे। हायर अथॉरिटी में जा सकते हैं रिकमेंडेशन करने के बाद, हायर अथॉरिटी में, ठीक, बट उसी पद पे वो दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पद को वो होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और उनकी जो सैलरी है, सैलरी होगी, जो अदर सर्विस जो कंडीशंस होगी वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती हैं, पार्लियामेंट के द्वारा ही बताई जाती हैं कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। ठीक है, और उनका जो सैलरी होती है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर होती है, चीफ जस्टिस के नहीं, जस्टिस के बराबर। जो 33 थे ना हमारे सुप्रीम कोर्ट में, 34 है ना, 1 + 33, जो 33 जो जजेस को जो हमारा सैलरी मिल रही होती है ना, वही हमारी कैग को मिल रही होती है। जैसे कि अगर आप एमएलए हो तो आपकी एक सैलरी फिक्स है, एमपी हो तो आपकी एक सैलरी फिक्स है, बट एमपी कौन होते हैं, अपोजिशंस के भी होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी होते हैं। अब अगर अपोजिशन पार्टी का एमपी जो है उसकी सैलरी कम होगी अकॉर्डिंग टू रूलिंग पार्टी, या फिर कह दिया जाए कि अपोजिशंस का जो लीडर होता है उसकी सैलरी हायर होती है अपने एमपीज के तुलना में, होती है नहीं होती,
कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के बराबर उनको सैलरी मिलती है, मैंने पढ़ाया था। तो कैग की सैलरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो उनको क्या है उनके जब अगर वो अपॉइंट हो जाते हैं एक बार तो उनकी सैलरी में, ठीक है, उनकी पेंशन्स में, उनकी लीव्स जो होती हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं हो सकता। बस कंडीशन ये है कि किसी तरीके का कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना ना हो, ठीक है। एक बार अगर अपॉइंट हो गया, आपको बोला गया कैग को कि भाई आपको क्या होगा, मान लीजिए कि 1 लाख सैलरी मिलेगी, ठीक है, 1 लाख सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी, और जब आप रिटायर हो जाओगे तो 25,000 30,000 आपको पेंशन मिलेगी, मान लो ऐसा बोल दिया गया, तो उनको वो मिलेगी ही मिलेगी। हम उनको बीच में कम नहीं कर सकते कि नहीं जी काम नहीं चल रहा, आप 1 लाख की बजाय 80,000 ले लीजिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मोस्ट रेपुटेटेड पोस्ट होती है ये भी, ठीक है। अब वो क्या करेंगे आगे, 5th पॉइंट पे क्या है, ठीक, कोई भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ऑडिट डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई भी ज्वाइनिंग होती है कैग की रिकमेंडेशंस पे होती है। कैग ही उनको बोलते हैं कि हाँ इनको नियुक्त कीजिए, या उनको नियुक्त किया जाता है तो कैग की जो सलाह ली जाती है वो ज़रूर ली जाती है, और प्रेसिडेंट ही उनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें समझ रहे हो, ये सिनेरियो सारा, कि इसमें क्या होगा कि इनको भी वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट को वोटिंग राइट्स नहीं होता, ऐसी कैग को भी वोटिंग राइट्स नहीं होता, क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी जाती है बच्चों, ठीक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी जाती है। ड्यूटीज ऑफ पावर मैंने आपको लिखवा दिया है, पहले 149 में है, क्या क्या इनकी ड्यूटी है, क्या क्या इनके वो है। अच्छा, इनको हमने कैग मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1860 में जो द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फाइनेंस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था अंग्रेजों ने, उसको हमने 1950 में कैग में चेंज कर दिया। बट एक्ट इसको हम कब किया, मतलब कि एक्ट अब हम इसको पर्टिकुलर काम कर रहे हैं कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन हमें फिक्स रखना है। तो क्या हुआ, कैग इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी, यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स को डील करता है। देखो मैंने पहले ही बताया, यूनियन को प्रेसिडेंट को सौंप देगा और स्टेट को, अब खाली कैग ही थोड़ी ना करेगा, देश में ऐसा थोड़ी ना कि 1 करोड़ का या 1 लाख का बिजनेस हो रहा है, लाख मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस में होता है, तो उनके नीचे भी कमेटीज होती हैं, बहुत होते हैं, बट ये क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, हेड होते हैं, वो सब चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो द पार्लियामेंट एनेक्टेड द कैग ड्यूटीज, ठीक है, 1960 में बन चुका है, 1950 में हमने उसका नाम किया है, बट 149 में हमने उनकी ड्यूटी और पावर्स, ठीक है, यानी कि उनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में हमने एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ठीक, एक हमने एक्ट बनाया 1971 में, जिसमें हमने उनकी पूरी ड्यूटीज डिफाइन कर दी, उनकी पूरी पावर्स डिफाइन कर दी कि जी हम आपको ये पावर दे रहे हैं, आप इस पावर से काम कीजिएगा, आपकी ये ड्यूटियां हैं, आपको ये काम करने हैं, ठीक है, ठीक है। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1976 टू सेपरेट अकाउंट फ्रॉम ऑडिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद 1976 में हमने इसको अमेंड किया, ठीक है, और इनमें क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि अभी हम बात कर रहे थे ना यूनियन की, उसको सेपरेट करो और स्टेट को अलग करो। पहले क्या होता था, ये इकट्ठा होता था, ठीक, समझ में आ गया। आगे यही सारी चीजें हैं आपकी कि कैग की कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, कौन कौन से उनके कार्य हैं, ठीक है। ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑडिट करेगा उस एक्सपेंडिचर को, ठीक है, उस रिवेन्यू को, ठीक है, रिवेन्यूज भी इसमें इंक्लूड्स होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। देखो रिवेन्यू का उन्होंने बस एक पता लगा लिया मोटा मोटी कि भाई मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये आए टैक्स के, मोटा मोटी उन्होंने पता लगा लिया, बट अब ये इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको ऑडिट नहीं करेंगे कि कहाँ से आया, बट हाँ ये 100 रुपये हम कहाँ खर्च करेंगे उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स इनके पास होगी, ठीक, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या होगा, यूनियन टेरिटरी का भी अलग होता है, यूनियन का अलग होता है और स्टेट का अलग होता है, ठीक है।
कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक फंड ऑफ इंडिया जो भी है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द कंटीजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट एंड, समझ में आ गई? जो बात हमने ऊपर कही है वही बात हमने नीचे कही है। इसमें हमने कंटीजेंसी फंड को भी, अब आप ये बता दीजिए कि कंटीजेंसी फंड को भी तो ये देखेंगे ना कि कंटीजेंसी फंड में आपसे प्रेसिडेंट से भाई मांग लिए 500 करोड़ रुपए मांग लिए कि जी फ्लड आ गई है, ठीक है, दिल्ली में क्या हो गया, बाढ़ आ गई, आप हमें 500 करोड़ रुपया दे दीजिए। और कंटीजेंसी फंड एक ऐसा फंड है कि विदाउट पार्लियामेंट की परमिशन के आपने पैसा रिलीज करके दिल्ली को दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप पार्लियामेंट को बताते हो क्योंकि 30,000 करोड़ हमें रखना ही रखना है, फिर उसमें 500 करोड़ वो वापस डालेगा, तो इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, क्यों दे, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं होता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते, क्यों दे, इतना पैसा क्यों दे, अगर हम आपको इतना पैसा देंगे तो इतना डेवलपमेंट होना चाहिए था, इतना पैसा दे चुके इतना होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चंस बहुत होते हैं वहाँ पे। बट कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस होती है। बट ये जो 500 करोड़ रुपए जो रिलीज किए हैं, ये पैसा वाकई में 500 करोड़ दिल्ली में यूज हुआ है, उसकी ऑडिटिंग कौन करेगा, उसको कौन देखेगा, क्या समझ में आई? कंसोलिडेटेड में तो है, कंटीजेंसी में क्यों है? अब पब्लिक फंड में क्यों है? पेंशन का पैसा है, लोगों का पैसा है। अब देखो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो आप, तो क्या ऐसा होता है कि शेयर मार्केट एक कमरा है, आपका पैसा उसमें उन्होंने इकट्ठा कर लिया, थोड़े दिन बाद आपको कह देंगे जी शेयर मार्केट अप होगी तो बढ़ा के ले लो, डाउन होगी तो घटा के ले लो, नहीं होता ना। क्या होता है कि पैसा रोटेट होता है, पैसा कहीं भी एक जगह बाउंड नहीं होता है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होती है पैसे की, होती है? या आपके पापा या मम्मा आपको पैसा देते हैं, आपकी पॉकेट मनी, तो क्या आप उसको पॉकेट में ही रख के भूल जाते हो, खर्च करते हो? रोटेशन होना पैसे का बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। तो पेंशन हमारी है, ठीक है, हमारी, मेरी सैलरी से पैसा कट रहा तो पैसा मेरा है। आप बैंक में पैसा जमा करके आते हो तो ये थोड़ी ना है कि भाई ये खुशी के नाम का अकाउंट है, खुशी पैसा जमा करके गई है तो इसको इसमें लगा कर लॉक करके बंद कर दो, जब आएगी तो यही पैसा उसको वापस देना है, नहीं होता। खुशी पैसा जमा करके आई, मान लीजिए मुझे लोन की जरूरत पड़गी तो खुशी का पैसा मुझे मिल सकता है एज ए लोन के रूप में। बैंक ने उससे क्या किया, इंटरेस्ट के रूप में पैसा ज़्यादा कमा लिया। खुशी 10,000 रुपये जमा करवा के आई, 10,000 का मैंने लोन लिया और मैंने बैंक को उसके एवज में 1,000 रुपये इंटरेस्ट के दिए, तो 11,000 रुपये डिपॉजिट करूंगी मैं बाद में। बैंक ने 1,000 रुपये कमा लिए, तो सेम यही शेयर मार्केट होता है, सेम यही हमारा प्रोविडेंट फंड के साथ होता है कि हमारा प्रोविडेंट का फंड का पैसा पर गवर्नमेंट उसको बहुत सारी स्कीम्स में लगा देती है, वहां से गवर्नमेंट पैसा जनरेट करती है, रिवेन्यू गेट करती है, तो फिर उसका खर्च, उसका लेखा जोखा ऑडिटिंग कौन करेगा कि इतना पेंशन का पैसा था, कौन सी मार्केट में लगाया, कितना प्रॉफिट लिया तुमने, कौन करेगा, कैक करेगा, ठीक है। इसलिए सारे अकाउंट्स इसमें इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। कोई भी ये सब चीज़ें बच्चों मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि कोई भी कॉरपोरेशन बॉडी हो लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, सेंट्रल से रिवेन्यू के काम करेंगे। कोई गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो आपकी, अभी मैंने क्या बताया था, कौन सी थी, कौन सी बताई थी, PSU है ना, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, वो कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो या फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी का, पहले LIC जो होती थी वो फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, अब उसमें भी क्या हो गया, आपके इंडस्ट्रियल का पैसा लग गया है, तो अब वो किस में आ गई, PSU में आ गई है। वो पहले फुल्ली गवर्नमेंट होती थी, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे लोग उस पर, करते अभी भी हैं। अगर आपको इंश्योरेंस के लिए बोला जाए, देखो पॉलिसी बाजार कितना ठुक्के ऐड करती है, ठीक है, और पता नहीं कौन से ब्लू स्टार हेल्थ है, दुनिया भर के हेल्थ है ना, वो बूफा नीवा का बूफा हेल्थ इंश्योरेंस है। बट अगर मैं अपनी तरफ से जाना चाहूँगी तो मैं LIC के थ्रू ही लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई सिचुएशंस ऐसी आ गई, कंडीशंस ऐसी आ गई कि पैसा डूब गया सबका, तो मुझे कुछ शेयर तो ज़रूर मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट का नाम ही ट्रस्ट है। कोरोना में प्राइवेट बिजनेस जिसके थे सब डूब गए, लोगों ने सेविंग खाई, बैठ के खाई, प्राइवेट नौकरियां चली गई, छटनी कर दी, घर बैठो, क्या ही कर सकते हो। बट गवर्नमेंट जॉब में जो था, चाहे 4th ग्रेड का एम्प्लॉय हो चाहे 1 ग्रेड का एम्प्लॉय हो,
पूरी की पूरी सैलरी घर बैठे मिली है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। अब मान लो झाड़ू लगाने का ही काम है, तो वर्क फ्रॉम होम से थोड़ी ना वो अपने घर में झाड़ू लगाएगा, एक ही बार तो लगाएगा, है ना। अंडरस्टूड है बच्चों। वो ऑफिस तो जा नहीं रहा है अपने, क्योंकि कोविड की वजह से सब बंद है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड है हमारे घूमने वाला। तो वर्क फ्रॉम होम, बट उसको झाड़ू लगाने के अगर 50,000 रुपये महीने के मिलते हैं तो 50,000 रुपये उसको घर पे बैठे मिले, सिक्योरिटीज को बोलते हैं। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए आप लोग पागल नहीं हो कि यहाँ पे बैठे हो पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई भी एक नौकरी आ जाए, कोई भी एक जॉब हाथ में आ जाए तो आपको लगेगा कि नहीं, लाइफ में है एटलीस्ट सिक्योरिटी हो गई कि एक जॉब मेरे हाथ में है। हायर के लिए तैयारी करते रहो, गट्स होने चाहिए। या तो लिव विदाउट पे ले लो, जी मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, बट क्या कि आपकी सीट ना कोई ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, आप उस सीट पे जब तक हो जब तक आप रिजाइन नहीं करोगे। बट क्या कर रहे हो आप, सैलरी नहीं उठा रहे हो गवर्नमेंट से। उनको ये फायदा हो गया कि इसको सैलरी नहीं देनी भाई, चलो। या अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज को, तो आप रिजाइन देके दूसरी की तैयारी कर लो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमारी ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये सब स्लाइड्स में वही बात कही गई है कि कहाँ पे रिकॉर्ड रखना है, कहाँ पे। देखो आर्टिकल 50 में क्या किया गया, फॉर्म बताया गया है कि कैसे स्टेट से वो रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं, ऑडिट करते हैं। और 151 में उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट को देंगे और 151 में ही गवर्नर को देंगे। यानी कि आर्टिकल 151 में स्टेट और यूनियन दोनों की रिपोर्ट्स का जिक्र है, ठीक है। यूनियन की देंगे प्रेसिडेंट को और स्टेट की देंगे गवर्नर को, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं हमारी। इसके बाद क्या है भाई इसमें क्या है, आर्टिकल 279 जो होता है ना हमारे, वो जो नेट इनकम निकालता है, नेट इनकम निकालता है, शुद्ध इनकम निकालता है। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम इसको। शुद्ध इनकम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, 10,000 रुपये कमाए, तो आपकी शुद्ध इनकम क्या होगी। और आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन लगा लीजिए। देखो तुम इनकम छोड़ो, यहाँ पे इनकम से तुम कंफ्यूज होगे, वो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए शुद्ध का मतलब क्या होता है, हम अपनी नेशनल लेवल पे चलते हैं, घर से नहीं चल रहे हम, नेशनल पे आप समझेंगे कि एक तो है हम इंडिया के अंदर रह के निकाली हमने कमाई, एक है कि फॉरेन कंट्री में रह के कमाई, ठीक है, फॉरेन कंट्री में रह के कमाई। या अभी फॉरेन को भी छोड़ दीजिए और सिंपल कर देती हूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिसमें फॉरेनर भी रहते हैं, ठीक, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो अगर हम ग्रोस की बात करें, शकल की बात करें ग्रोस की, तो उसमें जो फॉरेनर ने पैसा कमाया वो भी जुड़ जाएगा, ठीक, और हमने जो पैसा कमाया जो इंडियन लोग हैं वो भी जुड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ पे नेट की बात करने लगूं तो सिर्फ हमारा जो फॉरेन लोगों ने जो पैसा कमाया था, क्योंकि कमा के वो कुछ ही पार्ट अपने पास रखेंगे, बाकी अपनी फैमिली को भेजेंगे, ऐसे ही होता है ना, तो नेट इनकम निकालते हैं वो, ठीक है। ये सब स्लाइड्स में बच्चों वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बता दी थी। और ये आपको रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट, और स्टेट वाली करेंगे गवर्नर को, ठीक है, आर्टिकल 151 के अंडर, ठीक, 151 के अंडर, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चंस है, कुछ कैग से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑडिटेड बाय कैग, बताओ इनमें से कौन सा अकाउंट है जो कैग के द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है। म्युनिसिपैलिटी, है ना, म्युनिसिपैलिटी इंस्टीट्यूशंस जो है वो कैग, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ऑलरेडी स्टेट में इंक्लूड है और वो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ऑडिट करेगा, ठीक है। वो आगे आपके मान लीजिए वो इलेक्शन कमीशन के ही खर्चे को ऑडिट कर रहा है, तो वो बड़े आपके स्टेट के इलेक्शन कमीशन जाएगा, वो जो जगह जगह मतदान केंद्र बने हुए वहां नहीं जाएगा, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी के कितने सारे ऑफिस हैं वो वहां नहीं जाएंगे, ठीक। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पीपल पर्स ऑफ द इंडिया, किसको बोला गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गार्जियन ऑफ द पीपल पर्स। बेटा ये कोटेशन है और ये एग्जाम में आती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, गार्जियन ऑफ द पीपल पर्स, लोगों के बटुए का अभिभावक कौन है ना, लोगों के पैसे का अभिभावक गार्जियन कौन है, कैग है।
टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, वो कैग बताता है, हमें नहीं बताएगा, बट हायर अथॉरिटी जो है जिनको जानना चाहिए उनको बताएगा। ठीक, इसके बाद अगला है द कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इज नोन एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द, बताइए। ठीक है, ठीक है, पब्लिक ऑफ इंडिया, अकाउंट नहीं, कमेटी नहीं। ठीक है, ठीक है, हमारा है फिलोसफर गाइडर। ठीक, अच्छा कितने साल के लिए है यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? 6 ईयर के लिए, ये और राज्यसभा के मेंबर। ठीक, अगला है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? बताओ कौन सा लगाएंगे? 148। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? बताया था। कब से कब तक रहे? 48 से लेके 54 तक। 48 से लेके क्या बोली थी तू? 54 तक। क्या हुआ, क्या बोली? कुछ नहीं बोली। चलो, विच कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग कम इनटू लाइमलाइट फॉर हिज एक्सप्लोजर ऑफ 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम एक्सेट्रा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम एक्सेट्रा इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे ना एक घोटाला और आया था बच्चों, कोयला घोटाला, कोल स्कैम, एक्सेट्रा इसलिए लिख दिया। क्यों ये क्वेश्चन डाला मैंने? क्योंकि मैंने आपसे बोला था पहला प्रेजेंट और जिसने बहुत ज्यादा काम किया हो या जो लाइमलाइट में रहा हो। अब ये कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? 2010 में। ठीक है ना। गीता बबीता फोगाट याद है? उन्होंने मेडल जीता था इसमें। किसने जीता था? गीता ने जीता था, बबीता ने जीता था, ऐसी बोलते हैं ना। कौन सी मूवी है वो आमिर खान की? दंगल, है ना, ऐसी ना था, गीता बबीता। अब देखो यही फर्क होता है लैंग्वेज का, हम बोलेंगे गीता बबीता, है ना, और जो ठेठ जाटू बोलेंगे वो गीता नहीं बोलेंगे, गीता बबीता, है ना, गीता बबीता। तो गीता ने जीता था या बबीता ने जीता था? ठीक है ना, गोल्ड मेडल जीता था, फर्स्ट गोल्ड मेडल था। और इतना रस्ट उनका जो परफॉर्मेंस रहा था पहले, बहुत रस्ट परफॉर्मेंस होने के बावजूद उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गीता फोगाट जो थी उन्होंने। ठीक, तो उस जो ऑर्गेनाइज किया हमारे यहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था, दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम 2010 में। ठीक है, ठीक 24-25 साल के अराउंड रहे थे हम उस टाइम पे। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट समझ लीजिए कि एकदम से चकाचौंध थी दिल्ली। सड़कें देख रहे थे ना, आँख हमारे मैल मिल जाता था, पर सड़कों पे मैल नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि 72+ कंट्रीज आनी थी हमारे इंडिया में। ठीक, तो उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इतना साफ। और रोड पे कम से कम 4 से 5 फुट का गलियारा अलग था कॉमनवेल्थ गेम के लिए, उसमें कोई व्हीकल चलेगा ही नहीं। अभी भी कहीं कहीं वो स्पॉट से हैं रोड पे, जो ज़्यादा नहीं चलती हैं रोड्स, उन पे वो अभी भी जो लाइंस लगा दी थी, क्योंकि परमानेंट लगाई गई थी वो लाइंस आज भी है। तो उसमें बहुत सारा पैसा रिलीज हुआ था। तो उसके स्कैम का किसने किया था? विनोद राय ने। ठीक है, विनोद राय ने। ठीक है, 1972 कैडर के ये क्या थे? IAS ऑफिसर थे। 1972 में इनका सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे ये IAS अधिकारी बने थे। ठीक है, 1972 कैडर के IAS ऑफिसर थे। 2G स्कैम 1,76,000 करोड़ रुपए बोला था इन्होंने कि 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। ठीक, 73, धन्य है प्रभु। ठीक ठीक, कोई 73 बोलता है, कोई 76 बोलता है, 73, 76 के अप्रोक्स लगा लीजिए, अमाउंट तो पूछी नहीं जाएगी। मतलब इतने बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है जी, इन्होंने बताया था। और इनको कब बोला गया? 2016 में इनको पद्म भूषण दिया गया, विभूषण नहीं, पद्म भूषण दिया गया 2016 में। ठीक है, 2016 में। आधी इंग्लिश आधी हिंदी हो रही है मेरी, इंग्लिश बोलते हैं जिसको, 2016 में है। 2016 यानी कि 2016 में इनको
पद्म भूषण दिया गया। और इनका टाइम पीरियड बच्चों कब से कब तक था? जनवरी 2008 से लेके मई 2013 तक, 2008 से लेके 2013 तक ये अपनी पोस्ट पे रहे। ठीक, समझ में आ गया। बट अब ये वापस से चर्चा में आए, जो विनोद राय हैं, या तो उस टाइम लाइमलाइट में आए थे, फिर दोबारा आए। क्यों? क्योंकि जो घोटाले के जो मेन बंदे थे ना, उनको क्या किया? कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने क्या किया? छोड़ दिया, बरी कर दिया। कोई सबूत नहीं मिले कि नहीं इन्होंने घोटाला नहीं किया। तो अब कांग्रेस पार्टी बोलती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज में ही कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो पार्टी है, हमारे जो लीडर्स हैं, उन पे क्या किया गया? कलंक लगाया गया, उनको गलत बोला गया। कोर्ट का डिसीजन आया है कि वो नॉट गिल्टी हैं, तो अब माफ़ी मांगे हमारे से आके। तो अब ये दोबारा लाइमलाइट में आए फिर। ठीक, चलो हम इसमें नहीं जाएंगे, राजनीति है, ये सब होता है यहाँ पे। ठीक, व्हाट इज द टेन्यूर? या तो 6 ईयर होगा या 65 साल, दोनों में से कोई एक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज नॉट फुली, ठीक है, ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? बच्चों याद रखना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक्सेप्शनल है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका कुछ ही पार्ट फुल्ली तरीके से इनको ऑडिट नहीं करते हैं ये। ठीक, और फुल्ली तरीके से ऑडिट किसको करते हैं? एयरफोर्स को पूरे तरीके से ऑडिट किया जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, मैंने दोनों ही डाल दिए होंगे। व्हेन वाज द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट क्रिएटेड? कब हुआ था? यहाँ पे वो ही नहीं है। ठीक है, ठीक, ये ऑप्शन ही गलत हो गए। ठीक है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज फुल्ली ऑडिट बाय द एयरफोर्स? हो गया। ठीक, अगला, इसमें दोनों सही होंगी बच्चों। ब्रिटेन से लिया है हमने कैग। ठीक है, ऊपर है द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज फुल्ली ऑडिट बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? कोई सी बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, कैन ड्रॉ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट हैविंग टू रिक्वायर द परमिशन ऑफ कैग। ठीक है, ये दोनों बोथ जो हैं 1 और 2, ये दोनों सही हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है पार्ट 5 है, वो खत्म होता है। अब एक करंट मुद्दे पे बात कर लेते हैं, जो पहली बार हो रहा है, और चाहे वनडेयर्स एग्जाम आए, चाहे यूपीएससी का हो, मैं लिख के दे सकती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा इन फ्यूचर। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, क्या चल रहा है? नहीं पता? न्यूज़ नहीं देखते हो? जब सुबह उठा करो तो न्यूज़ जरूर देखा करो। एक बार फोन उठाया, उठने के ऐसा नहीं कि बेड पे सोते आंख नहीं खुली और फोन चला लिया। रिलैक्स करके थोड़ी देर घूम घाम के 10-15 मिनट घूम घाम के बैठो, और 5 से 10 मिनट अपनी किसको दो? करंट को दो, फोन को दो। फोन को देना है, बट फोन में न्यूज़ देखनी है, रील्स नहीं देखनी है। बहुत करंट मुद्दा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है उनके खिलाफ संसद में, विंटर सेशन चल रहा है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट हुई है। एक्सेप्शनल जगदीप धनखड़ है नहीं इंपॉर्टेंट? अब तो हूं हो, तब मुंडी घूमेगी तुम्हारी। हूं, मेरे से पहले क्यों नहीं पता था? ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जगदीप धनखड़ जो है हमारे, कौन है जगदीप धनखड़? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, जगदीप धनखड़ ठीक, वाइस प्रेसिडेंट है। कब से कब तक का इनका टाइम पीरियड है? 11 अगस्त 2022 को ये बने थे और 2027 तक रहेंगे। 11 अगस्त 2022 को इनको द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई थी, और ये 2005 साल लगा लीजिए, कितना होगा? 27, 5 साल तक। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का टाइम पीरियड 6 साल होता है, पर वाइस प्रेसिडेंट का 5 ईयर ही होता है, 5 साल ही होता है। बट हाँ, नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने तक जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट है वो ही अपनी पोस्ट पे बने रहते हैं, ये आपको पता है। अब क्या हुआ?
राज्यसभा की बात हो रही है क्योंकि ये चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, ठीक। तो अगर स्पीकर को हटाना है तो लोकसभा में मोशन आएगा, और राज्यसभा में अगर हटाना है तो राज्यसभा में मोशन आएगा। तो राज्यसभा में जो विपक्षी पार्टी है कौन सी है? कांग्रेस। इसके साथ बहुत सारी पार्टी इसके साथ हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज इनके साथ हैं। तो क्या चाहिए होता है इम्पीचमेंट लाने के लिए? वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में 50 बंदों के, 50 मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं मिनिमम, ठीक। बट यहाँ पे कितने मेंबर्स के साइन मिले हैं? 60 मेंबर्स के साइन मिले हैं। 60 मेंबर ने साइन करके दिया है कि जगदीप धनखड़ जी को क्या किया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लेके आ गए हैं। किस दिन लाए हैं? 10 दिसंबर, यानी कि परसों को, जो परसों जा चुका है। 10 दिसंबर 2024 को नो कॉन्फिडेंस मोशंस आ चुका है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है हमारे राज्यसभा में, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये ले आए हैं, इसके लिए पहले क्या देनी पड़ेगी? 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है एडवांस में, तब इस पे चर्चा स्टार्ट होगी। और जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है वो सेशन कब से कब तक है? 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक है। सेशन कब से कब तक है ये? 25 नवंबर से कब तक बोला मैंने? अब ये बता दो, जब ये कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 10 को, 14 दिन बाद इसमें क्या होगी? सुनवाई होगी, तो टाइम तो खत्म। तो अब इस पे चर्चा कब होगी? बजट सेशन में, ठीक है। बजट सेशन में इस पे ये चर्चा करेंगे। बट पता है इसको ज्यादा वो नहीं दे रहे तवज्जो। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जो राज्यसभा में है ना, वो जो अपोजिशन है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, उनका जो है वो क्या है? कम है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इनका आ चुका है, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन किसको सौंपा जाता है? हमारा भाई जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं उनको दिया जाता है। अब जिनके खिलाफ लेके आ रहे हैं उनको तो देंगे नहीं, तो महासचिव जो होते हैं यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा जो होते हैं उनको दिया जाता है। और वो कौन है इस समय? या लिख लीजिए इन सब अथॉरिटी का नाम कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो है वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा, उनको सौंपा गया है, ठीक है। और इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर होता है? आर्टिकल 67B। इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? बजट सेशन, क्योंकि ये तो सेशन खत्म हो जाएगा, अगर ये आगे भी जारी रहा तो बजट सेशन में इस पे पूरी चर्चा होगी। और फिर इसमें क्या होगा? क्या होगा? राज्यसभा में 50% +1 वोट चाहिए, और लोकसभा में उसमें टोटल स्ट्रेंथ, देखो याद रखना डिफरेंस है। राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1 चाहिए उनको हटाने के लिए, और लोकसभा में 50% +1 चाहिए बट प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आई? कि जो लोकसभा में बंदे आए हुए हैं, 500 बंदे मान लो हमारी लोकसभा में, बट 250 ही आए हुए हैं, तो 250 बंदों का आधा +1, ठीक। समझ में आ गया? यानी कि 125 26 बंदों के अकॉर्डिंग। और अगर राज्यसभा में 200 बंदे हैं तो उनमें 101 का कम से कम चाहिए, ठीक, टोटल स्ट्रेंथ का। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। पहली बार किसी भी उपराष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लाया गया है। और किस लिए लाए? किस लिए लाए इम्पीचमेंट? एलिगेशन ऑफ वर्किंग इन ए बाइज्ड मैनर, पक्षपातपूर्ण तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। क्या एलिगेशन लगा है? कि जो वर्क है इनका वो इन ए बाइज्ड मैनर है, पक्षपातपूर्ण तरीके से ये जो है वो काम कर रहे हैं। इट मीन्स अपोजिशन की बात को नहीं सुनते हैं, रूलिंग पार्टी की बात को सुनते हैं, और उनके खिलाफ फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन विद 60 मेंबर सिग्नेचर वो लेके आ गए हैं आपकी राज्यसभा
में। बहुत करंट न्यूज़ है, करंट मुद्दा है, क्वेश्चंस ज़रूर बनेगा। और आज की एक और हालिया है, शेखर कुमार इलाहाबाद के जस्टिस हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट, उन पे भी इम्पीचमेंट लाया गया है। अब ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है तुम्हें, हाई कोर्ट अभी नहीं पढ़ाया है, बट इम्पीचमेंट ऑफ जज तो मैंने आपको पढ़ाया है, कैसे रिमूव किया जाता है उनको, दो उस पे, ठीक। अब उनको किस उस पे किया, थोड़ा हिंट मैं दे देती हूँ कि उन्होंने किसी भी असेंबली में बोल दिया कि इंडिया जो है वो बहुसंख्यक के रूप में ही चलेगा, बहुसंख्यक दल ही इंडिया को चलाएंगे, मेजोरिटी जिनके पास है, हिंदुत्व का नारा कुछ इस टाइप से उन्होंने बोल दिया, ठीक। तो उसके खिलाफ उन पे इम्पीचमेंट लग रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। आपको ये जगदीप धनखड़ जी का केस, ये तो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और पहली बार किसी भी वाइस प्रेसिडेंट पे, राष्ट्रपति पे तो आज तक आया ही नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट पे भी नहीं आया था, पर पहली बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे इम्पीचमेंट लाया गया है। हालांकि पास होता दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत रेयर चांस है इसके पास होने के, ठीक है। वो बजट सेशन में ही इन पे चर्चा होगी, जो भी होगा, ठीक। तो समझ गए आप चीज़ों को। तो आज की और आपका होमवर्क यही है कि जगदीप धनखड़ का पूरा केस और शेखर कुमार का भी पूरा केस आपको करना है, ठीक है। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। ओके, टिल देन बाय बाय।